दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में आखिर निवेशक क्यों नहीं आते हैं? आखिर वहाँ कंपनियां क्यों नहीं खुलती हैं? आखिर वहाँ से बेरोजगारी की जो रेट है वो कम क्यों नहीं हो रही? आखिर वहाँ के युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? क्यों देश भर में बिहार के युवा काम धंधा ढूंढने के लिए हर दिन अपने शहर से बाहर निकल रहे हैं? इसकी एकमात्र वजह है सरकार की तरफ से निवेशक को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना। वहां जितनी भी कंपनियां आती हैं उनसे वसूली उगाही की वजह से वहां जो कंपनियां आती है उन्हें बड़ी रकम रंगदारों को, ठेकेदारों को और जो स्थानीय गुंडा है उन्हें देना पड़ता है। साथ ही सरकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलने की वजह से उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। यही वजह है कि बिहार से निवेशक दूर होते गए और आज ये स्थिति है कि 20 साल से नीतीश कुमार वहां सरकार चला रहे हैं, लेकिन निवेशक आज भी इस बात का भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी। इसी वजह से निवेशक वहां दूर होते जा रहे हैं। ठीक यही हाल अब महाराष्ट्र में भी होता जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों का अगर नजर डालें तो आपको अमूमन इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल बीड के मस्सा जो गांव में जो कुछ हुआ उसके पीछे इसी रंगदारी वसूली का ही एक रैकेट है, जिसकी वजह से यह मामला सामने आया। आप सभी को मालूम होगा कि दिसंबर 2024 में किस तरह से मस्सा जोग के जो सरपंच है संतोष देशमुख, उनका अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद उनका बेरहमी से कत्ल करके उसके फोटो और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए जाते हैं। यह मामला तूल पकड़ने के बाद इस मामले में कई दिनों के बाद जो वाल्मीकि कराड़ है और उसके साथ करीब 5 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। ये वाल्मीकि कराड़ कौन थे? ये वाल्मीकि कराड़ जो मौजूदा सरकार है उसमें मंत्री रहे धनंजय मुंडे के अपने करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि धनंजय मुंडे के सारे कामकाज वाल्मीकि कराड़ देखते थे और इस हत्याकांड में उनकी मुख्य भूमिका रही। यही वजह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। अब इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ गया है। दरअसल सरकार पर इस बात का इतना दबाव बना कि मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया और आनन फानन में धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 2 दिन पहले पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी। इस चार्जशीट में जो तस्वीरें लगाई गई थी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और तस्वीरें इस तरह की है कि आप देखकर ही सहम सकते हैं। सरपंच देशमुख को मारने के दौरान जिस तरह से उन्होंने पानी की मांग की गई तो उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इसी तरह से उनके कपड़े उतार लिए गए। इस तरह के वीडियो और इस तरह के फोटो सामने आए हैं। इसके बाद बीड में ही नहीं, बीड के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां के लोग सरकार के खिलाफ हो गए हैं और सरकार के को लेकर एक अंदर खाने जो माहौल बनना चाहिए उस तरह का माहौल बन गया है। सरकार ने इस बात को भांपा, खास करके देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को भांपा और उन्होंने अजीत पवार, धनंजय मुंडे और एक और अन्य मंत्री के साथ बैठक करके उस बैठक में धनंजय मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। इसके बाद धनंजय मुंडे ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनके इस्तीफे देने से पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है? करीब 84 दिन के बाद ये इस्तीफा आया है और कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया गया है। 84 दिनों तक आपकी नैतिकता सो रही थी। 84 दिनों तक पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा था अपने न्याय के लिए। उस समय सरकार और उनके मंत्री की नैतिकता नहीं जागी और 84 दिनों के बाद उनकी नैतिकता जाग गई और नैतिकता जागने के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर इस राज्य पर और इस परिवार पर एहसान किया है। फिलहाल मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन सवाल कई तरह के जिंदा रह गए हैं। खास करके अजीत पवार, जिसके पार्टी के नेता धनंजय मुंडे हैं, वो 84 दिनों तक इस नेता को झेलते क्यों रहे? जबकि अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि एक मामले में नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया।
उन्हें काम करने वाले नेता के तौर पे देखा जाता है, ईमानदार छवि भी बताई जाती है। लेकिन आपके ही पार्टी में एक ऐसे नेता 84 दिनों तक बने रहे जिनके ऊपर एक सरपंच की हत्या का आरोप, हत्या करवाने वाले के साथ संपर्क होने का आरोप लगा था। लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से न्याय की मांग की जा रही थी, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए थे और आप सबूत की मांग कर रहे थे। क्या हर मामले में आपको सबूत मिलेगा उसके बाद ही कार्रवाई होगी? आखिर सबूत मिलेगा कैसे? जब एक मंत्री अपने पद पे बैठा होगा तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सबूतों को नष्ट नहीं कर देगा? क्या अजीत पवार को इस बात का इल्म नहीं है कि मंत्री के हाथ में कितना पावर होता है, वो सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस को इस बात का इल्म नहीं है कि सबूतों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा सकता है? एक व्यक्ति को अगर मंत्री बनाए रखा जा सके तो क्या उनके खिलाफ सबूत पैदा हो सकते हैं? क्या उसके खिलाफ चश्मदीद खड़ा हो सकते हैं? लेकिन 84 दिनों तक इस बात को झेला गया। वाल्मीकि कराड तो एक मोहरा भर है जिसे गिरफ्तार किया गया, और वाल्मीकि कराड वो एक ऐसा शख्स है जिस पर इतने तरह के केस दर्ज है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस आखिर अब तक कर क्या रही थी। इतने बड़े मामले के बाद भी करीब 7 दिनों, करीब 9 दिसंबर की घटना है जब सरपंच की हत्या हुई और 31 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया। इतने दिनों तक वो घूमता रहा और आखिर में उसने पुलिस को आईना दिखाते हुए खुद को सरेंडर कर दिया और अब जाके मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आखिर कैसे राज्य में कानून व्यवस्था का राज्य बनेगा? आखिर कैसे कोई कंपनियां निवेश करने के लिए यहां सोचेगी? ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला है कि बीड में एक कंपनी है, उस कंपनी से पैसे उगाही की कोशिश की जा रही थी और उस पैसे के उगाही का विरोध सरपंच देशमुख ने किया था। बस उनकी इतनी ही भर गलती थी। इसके बाद वाल्मीकि कराड के खास गुर्गे सुदर्शन नामक व्यक्ति ने कई लोगों के साथ सरपंच देशमुख का कार से अपहरण कर लिया और अपहरण करने के कुछ ही देर के बाद उनका शव पाया गया और शव की हालत देखकर हर कोई सन्ने रह गया। इतनी बेरहमी से उन्हें मौत की घाट उतारा गया था। कंपनी से 2 करोड़ रुपए की उगाही का मामला था। कंपनी से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगे जा रहे थे ताकि उनको काम करने दिया जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से इसे इनकार किया जा रहा था। और इस बीच में जब सरपंच देशमुख ने हस्तक्षेप किया ताकि निवेशक यहां से चला ना जाए, कंपनी यहां से चली ना जाए, तो इसके खिलाफ सरपंच देशमुख का अपहरण किया जाता, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद करीब कई दिनों तक अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद सबसे पहला नाम धनंजय मुंडे का सामने आता है और धनंजय मुंडे की ना इस्तीफा लिया जाता है ना उन पर दबाव बनाया जाता है। बाकायदा धनंजय मुंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और देवेंद्र फडणवीस हर जगह ये बोलते फिरते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। क्या ये जीरो टॉलरेंस की नीति है? 84 दिनों तक एक मंत्री अपने पद पे बैठा रहा, उसके खिलाफ आरोप लगे, उसके गुर्गे, खास गुर्गे गिरफ्तार किए गए। इस मामले में कनेक्शन होने के बावजूद उसका इस्तीफा नहीं लिया गया और आज चूंकि जब देखा माहौल बिगड़ रहा है, बीड और उसके आसपास की जितने जिले हैं वहां पर मंत्री के खिलाफ ही नहीं सरकार के खिलाफ भी माहौल बन रहे हैं, तो अब जाकर इस्तीफा लिया गया है। तो क्या ये न्याय है? 84 दिनों के बाद, 84 दिनों तक पीड़ित परिवार के शोर मचाने के बाद आखिरकार मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो गवर्नमेंट वाली सरकार है, जो महायुति की सरकार है, उनके नेताओं को ये वाजिब लग रहा है? क्या आज भी वो कह सकते हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है? जी नहीं, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है, सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, इसी वजह से ये इस्तीफा लिया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में जो वाल्मीकि कराड गिरफ्तार किया गया है मुख्य आरोपी, उसके सेल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे भी बंद बताया जा रहा है। आखिर उसे किस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अंदर खाने, ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद है तो निश्चित रूप से अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिल रहा होगा। तो अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, उनके राज्य में ये सब कुछ चल रहा है।
आपकी पुलिस 31 दिसंबर तक वाल्मीकि कराड को गिरफ्तार नहीं कर पाती है और वाल्मीकि कराड खुद से आत्मसमर्पण करता है। पुणे में हुए एक रेप कांड में आपकी पुलिस 72 घंटे तक खाक छानती रहती है और एक मामूली से यातना से आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। आपको 100 लोगों की पुलिस के फौज खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद वो आरोपी गिरफ्तार होता है। दिवे घाट में हुई गैंग रेप की घटना के बाद कई दिनों तक पुलिस भटकती रही, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आखिर आपकी पुलिस कर क्या रही है? आरोपियों को इस तरह का स्पेस कैसे मिल जाता है कि वो कई दिनों तक घूमते रहते हैं, उसके बाद भी आपकी पुलिस को पता नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिकता में क्या बिहार में की तरह महाराष्ट्र नहीं बदलता जा रहा है? आज बिहार में कंपनियों के नाम पे टोटे पड़े हुए हैं, वहां कंपनियां नहीं खड़ी हो रही है, वहां बेरोजगारी दर कम नहीं हो रही है, वहां से युवकों का पलायन जारी है। सेम स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो रही है, सिर्फ कानून व्यवस्था और सरकार की जो मानसिकता है या जो इच्छा शक्ति है उसके अभाव में। तो क्या आप बिहार की तरह महाराष्ट्र को भी बदलना चाहते हैं या उसी तर्ज पे राज्य को ले जाना चाहते हैं ताकि गुंडों का शासन हो, ताकि गुंडे अपने मनमानी करते रहे, ताकि गुंडों की वजह से निवेशक यहाँ पैसे इन्वेस्ट ना कर सके, ताकि निवेशक पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ के युवाओं को रोजगार ना मिल सके? सिर्फ इतना भर ही नहीं है, अगर आप हर दिन के आंकड़े को उठा के देखें तो पूरे महाराष्ट्र में कोयता गैंग, तरह तरह के गैंग काम कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। सड़कों पे 3-3, 4-4 लोग बाइक में घूमकर कोयता लेके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आखिर कानून व्यवस्था का ये स्थिति कैसे पैदा हुई? आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज जो सरपंच देशमुख थे, उनका पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन न्याय कौन देगा? आखिर जब सरकार के लोग ही इसमें शामिल हो और उनका इस्तीफा तक नहीं लिया जाए तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? जिस सुदर्शन को गिरफ्तार किया गया था उसको अगले ही 24 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है, जबकि इसी देश में 4-4 साल से लोग जेलों के अंदर बंद है, उनका ट्रायल तक नहीं हो रहा है। यह है न्याय व्यवस्था, यह है पुलिस की व्यवस्था और यह है सरकार जहां गुंडों का राज चल रहा है, जहां गुंडे मनमानी कर रहे हैं। सरपंच देशमुख के मुंह पे पेशाब किया गया। यह सरपंच देशमुख के मुंह पे पेशाब नहीं किया गया, इस सिस्टम के मुंह पे पेशाब किया गया है, जिस सिस्टम ने अपराधियों को शहंशाह बना रखा है और सरकार को नपुंसक बना रखा है। अगर यह व्यवस्था नहीं बदली तो आने वाले दिनों में सरपंच देशमुख की तरह इस देश में कोई भी आदमी जो ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदार व्यवस्था चाहता है, जो चाहता है कि कंपनियां स्थापित हो, उसकी वजह से रोजगार पैदा हो, उनके हर एक्शन पर रोक लगेगी। वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर देंगे और फिर राज्य में बिहार की तरह ही बेरोजगारी दर बढ़ेगी और यहां से लोगों का पलायन शुरू होगा। इसलिए जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स को किनारे रखकर इस बात को सुनिश्चित करें कि राज्य में गुंडा तत्वों का अस्तित्व नष्ट होना चाहिए, गुंडों का बोलबाला बंद होना चाहिए, ये रंगदारी उगाही ये बंद होनी चाहिए। सड़कों पे और तमाम विकास कार्यों पे जो कमीशन की जो एक परंपरा चल पड़ी है उस पे लगाम लगनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।